नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार आज फिर थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग के साथ या थोड़ी सी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पे बाजार में आज के सत्र में अगर निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड है, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर फिर भी बिकवाली ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स करीब 575 अंकों की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी 168 अंक नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो कि करीब 1.5% नीचे है, आज मेजर बिकवाली वहीं पर ही है। करीब 700-750 अंकों के आसपास का फॉल वहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो करीब 2% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज 2% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर दबाव है और ब्रॉडर मार्केट्स की बिकवाली की इंटेंसिटी आप ऐसे समझिए कि हर 464 शेयर करीब तेजी में और रफली 2000 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 5 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज सबसे ज़्यादा बिकवाली रियल एस्टेट स्पेस में है, जहां पर 2.25% की बिकवाली और पीएसयू बैंकिंग बास्केट करीब 1.5% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी से जैन साहब मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। जैन साहब से हम बातचीत करेंगे आज इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और उनकी पसंद नापसंद के ऊपर भी, और साथ साथ आपके सवालों के जवाब पर भी। जैन साहब, क्या बात है, सर्दी थोड़ी कम हो गई, वापस जैकेट से कोट पे आ गए? इधर किसी ने सलाह दिया था कि हुडी से ज्यादा अच्छा जैकेट लगता है तो जैकेट पहन लिया। नहीं नहीं सर, जैन साहब दोनों ही बेहतर लगते हैं। आपकी कॉल ज़्यादा बेहतर है, फिर आप जैकेट पहन के दो या कोट पहन के दो, सबको आपकी कॉल चाहिए। चलिए उस पर हम बातचीत करेंगे, मार्केट पे भी जैन साहब। लेकिन उससे पहले अच्छा जैन साहब, पहले निफ्टी पे अपनी रणनीति आप दे ही दो आज, क्योंकि आज बाजार में ज़्यादा प्रेशर है। सो फार मार्केट्स प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? देखिए सर, निफ्टी पे जो लेवल हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, स्विंग लो 31 दिसंबर के 23,460, वो अभी तक प्रोटेक्टेड है और उस जोन में अगर टेस्ट करते हैं तो फिर वहां से अगर रिजेक्शन बनता है तो हम बाइंग की अप्रोच देंगे। हालांकि 75 मिनट चार्ट पे फिलहाल हैमर फॉर्म हुआ है, अगर इसको फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो यहाँ से हम कुछ हद तक बाइंग इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी अपने वीकली चार्ट पे ईयरली वीवैप, मंथली का 50 मंथ मूविंग एवरेज और प्रीवियस स्विंग लो, तीनों के लेवल के हल्का सा 100 पॉइंट नीचे चल रहा है। 49,600 का लेवल था, ऑलमोस्ट 49,400-600 जो रेंज थी उस सपोर्ट रेंज के अंदर में है। तो अब हम बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल्स पे हैं। यहाँ से अगर प्रोटेक्शन मिल गया मार्केट को तो एक बढ़िया बाउंस 50,600 की तरफ बैंक निफ्टी में और ऊपर में 23,800 करीब निफ्टी में ये बाउंस आता हुआ दिख सकता है। तो हम यहाँ से मोस्ट लाइकली ऑन एविडेंस बाइंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होंगे। तब यहाँ से कॉन्ट्रा कॉल लेने का समय आ गया क्या जैन साहब? जैसे ही पहला एविडेंस मिलेगा आपको कॉन्ट्रा कॉल ले लेना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट पे ग्रॉसली ओवरसोल्ड है मार्केट। यहाँ से नीचे जाने की जगह नहीं बचती। और एफआईआई का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स का भी डेटा देखें तो वहां पे भी उनके पास भी मतलब शॉर्ट नए शॉर्ट खोलने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं बचती है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स पे पोजीशन देखेंगे तो 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 2.5 लाख पे ओवरसोल्ड हो जाते हैं और 4,76,508 कॉन्ट्रैक्ट नेट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है, 5 लाख पे ओवरसोल्ड हो जाते हैं। तो अब उनके पास भी नीचे जाने जगह नहीं है और हम मेजर सपोर्ट के पास है। छोटी सी भी शॉर्ट कवरिंग 10% भी अपनी पोजीशन वो शॉर्ट कवर करते हैं तो मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल, एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक रैली आती हुई दिख सकती है। इंटरेस्टिंग है। अब आप उस जोन में हैं जहां से एक पुल बैक की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नजर डालिए, निफ्टी में कहाँ गेनर हैं, कहाँ लूजर हैं, कहाँ क्या खरीदारी हो रही है, जरा स्टॉक स्पेसिफिक भी देख लेते हैं। तो पहले निफ्टी के गेनर लूजर आप स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे। आज निफ्टी में थोड़ी बहुत बाइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बाइंग नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग ओएनजीसी में है। ओएनजीसी पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था और इस हफ्ते में भी लगातार तेजी में कामकाज कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर श्रीराम फाइनेंस में, ट्रेंट में, टाइटन, अपोलो, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर्स, मिड कैप लूजर्स पे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप में एमआरपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, टाटा कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए मिड कैप में तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर कल्याण ज्वेलर्स में है, डिक्सन टेक में है, पेटीएम और आईजीएल, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर भी जो गेनर लूजर की सिचुएशन है उसमें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण थोड़ा बहुत चल रहा है, जी एंटरटेनमेंट, रेल टेल और चेन्नई पेट्रोल जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे अगर स्मॉल कैप साइड पर आप देखेंगे तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर
आज के सत्र में आपको केईसी इंटरनेशनल में लगातार दूसरा दिन बिकवाली में, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, एफएल इंडिया और एंजल वन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। एफ&ओ में भी आज लीड करने वाले शेयरों में ओएनजीसी, गेल, डॉक्टर रेड्डीज और रिलायंस, ये 4 नाम हैं जो कि खरीदारी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। और बिकवाली वाली साइड पे अगर बात की जाए तो बिकवाली थोड़ी बहुत है कल्याण ज्वेलर्स में, इनफैक्ट कल बिकवाली थी 5% की, आज फिर बिकवाली है 5% की। डिक्सन टेक, पेटीएम और आईजीएल कुछ ऐसे नाम जहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, 2 नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है ओएनजीसी का। क्रूड की तेज़ी ओएनजीसी के लिए टेलविंड का काम कर रही है, पिछले हफ्ते का आउट परफॉर्मर था और इस हफ्ते भी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आज कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए थे यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर, उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है और ये भी अपने उन क्रूशल जोन पर है जहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे ये गुंजाइश दिख नहीं रही है। सो आपके लिए क्या राय है, आप क्या राय रखते हो इन दोनों पर? देखिए, ओएनजीसी में तो अच्छा बाउंस बैक आया है क्रूड की रैली की वजह से, और क्रूड अपने ईयरली वीवैप पे आके अटक चुका है। $74.7 चल रहा है, $75 पे ईयरली वीवैप है, जो 45 डिग्री इंक्लाइंड है डाउनवर्ड्स। तो क्रूड में यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है, अनलेस 75 के ऊपर 1-2 हफ्ते सस्टेन करने लगे तो क्रूड में ऑलमोस्ट यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। ओएनजीसी में पुल बैक आया है, 261 का रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है, डबल बॉटम का पैटर्न है, तो थोड़ा सा पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है। वीकली पे ऑर्डर फ्लो 278 से 280 के बीच में है, तो वहां तक रैली आ सकती है। दूसरा रिलायंस, इस पे मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट वीक मैंने रिलायंस बाई किया है और पुट्स भी शॉर्ट किए हुए हैं, तो सेबी के नियम की वजह से मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। बट व्यू बता देता हूँ, 6 कंटिन्यूस डाउन कैंडल है मंथली चार्ट पे, और रिलायंस में जब भी 8 से 10 एवरेज 8 से 10 वीकली डाउन कैंडल आती है, तो उसके बाद रिलायंस में एवरेज रैली 38 से 42% की आती है। तो यहाँ तो 6 महीने का कंटिन्यूस डाउन मूव हो गया, नहीं एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस में रिलायंस है। यहाँ से सीधा सीधा स्विंग हाई 1330, इसके पहले कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, निकलता हुआ जा रहा है। परसों की जो बार थी एकदम एक्सट्रीम सेल ऑफ की, कल हाफ वे नेगेट किया था, आज सीधा सीधा उसके ऊपर खुला है, यानी जो बेरिशनेस आई भी थी वो खत्म हो चुकी है, शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं। तो 1329 यानी 1330 का जो रेजिस्टेंस है, उसके पहले कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, तो स्टॉक धीरे धीरे करके वहां पे आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री पिछली बार बात हुई थी और जैन साहब ने यही राय दी थी कि उस समय भी उनकी निजी निवेश था तो उन्होंने खरीदारी की राय नहीं दी थी, लेकिन ये बात कही थी कि हाँ, डाउन साइड पॉसिबिलिटीज अब थोड़ी खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों की। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अलग अलग माध्यम आप स्क्रीन पर देखेंगे। आप सीधे सीधे व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना सवाल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल पे यानी कि money9query@tv9.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे आप जैन साहब से तुरंत अपनी पोजीशन बना के सवाल पूछ सकते हैं। भावनगर चलते हैं, हमारे पहले दर्शक वहाँ पर मौजूद हैं, जयेश जी। जयेश जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार, एकदम बढ़िया सर, बोलिए बोलिए। क्या हाल चाल है जयेश जी, और क्या एकदम सवाल है बढ़िया आपका? सर, मेरा सवाल है सर, जुबिलेंट फूड वर्क के ऊपर 630 रुपए के है 100 शेयर, तो प्रॉफिट बुक कर लो अभी कि अभी रहने दो? 6 महीने का व्यू है। तो समय आप 6 महीने दे सकते हैं? हाँ जी। जयेश जी, पिज्ज़ा के भी शौकीन है या खाली शेयर की शौकीन है? नहीं नहीं, बस पिज्जा तो बहुत कम लेते हैं हम लोग। अच्छा। रूटीन डाइट ही लेते हैं, जो काठियावाड़ी बढ़िया डाइट है बढ़िया। हमारा। वैसे भी खाना, वही। गुजरात का खाना वैसे ही बहुत अच्छा है, सो हाँ, बढ़िया। उसी को ही कंटिन्यू करिए, बढ़िया। अच्छा, क्या करना चाहिए जैन साहब? इनके पास शेयर है जुबिलेंट फूड्स के और खरीदारी अच्छे दाम पर है, मुनाफा भी हो रहा है, शेयर अभी रिसेंटली नया हाई हिट करके आया साल का। आप क्या राय रखते हो? देखिए, 722 दिन या 152 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 720 और लेवल्स पे, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई बनता है, जो कि 911 रुपये 90 पैसे पे है। तो मैं यहाँ पे स्टॉक में काफी बुलिश हूँ, मेरे को स्टॉक में नया ऑल टाइम हाई, बल्कि उसके ऊपर 10 से 15% की अपसाइड भी दिख रही है। तो 1000-1050 तक का टारगेट पकड़ के चलिए कि स्टॉक वहां तक आ सकता है। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि 6 हफ्ते का रन अवे मूव लेके ये ब्रेकआउट दिया है, तो प्रोबेबली 4 से 6 हफ्ते ये पुल बैक और कंसोलिडेशन में निकाल सकता है। उसके बाद जो अप मूव आएगी तो वो सीधे ऑल टाइम हाई तक निकल जाएगी। तो अगले 4 हफ्ते 5 हफ्ते कंसोलिडेशन के चांसेस काफी हाई है, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं।
पोजीशंस को उसके हिसाब से आप रणनीति में रखिएगा। अभी कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट भी आए थे, उन्होंने भी 1000 रुपये के टारगेट दिए, लेकिन बहुत लंबे समय के हाइबरनेशन के बाद जुबिलेंट फूड या जुबिलेंट ग्रुप जागा है, सो उस लिहाज से भी आप नज़र रखिएगा। आदर्श पांडे जी का एक सवाल आया है, इनके पास कोचिन शिपयार्ड के शेयर हैं जो ये बेचकर एंजल वन ऐड करने की सोच रहे हैं। क्या ये बेटर लग रहा है ये रणनीति आपको जैन साहब? देखिए कोचिन शिपयार्ड तो आप बेच सकते हैं क्योंकि प्री बजट रैली भी डेवलप नहीं हो रही है और ये वापस 1628 का लेवल पिछले 4 दिन में भी रिजेक्ट किया है, तो मोस्ट लाइकली ये 1166 और 937 की तरफ बढ़ रहा है, तो स्टॉक से निकल जाना इज अ गुड आइडिया। एंजल ब्रोकिंग अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है तो एंजल ब्रोकिंग आपको कहीं भी 2400 के लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रख ही रहे हैं तो टाटा स्टील अगला स्टॉक है जो 131 का लेवल में कम से कम 3 महीने से आपको बताते आ रहा हूँ कि टाटा स्टील 131 पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर यहाँ पकड़ेंगे मल्टी मंथ ब्रेकआउट रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 130 हफ्ते का बेस जो ब्रेकआउट था उसका रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा समय यहाँ पे एनर्जी गैदर करके जब टाटा स्टील चलेगा तो आपको 1.5 से 2 साल में एवरेज, मतलब 1 से 3 साल के बीच में कहीं भी पकड़िए 300 रुपए प्लस के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग से एनी डे टाटा स्टील बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा वॉल्यूम पैटर्न है, तो मैं टाटा स्टील आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पे पैसा एक बार इन्वेस्ट करके कम से कम 1 साल के लिए छोड़िए, फिर क्वार्टर ऑन रिजल्ट अपडेट देखते रहेंगे कैसा आ रहा है। बट एनी डे एंजल ब्रोकिंग से ज्यादा रिटर्न आपको टाटा स्टील दे देगा 1 साल में। तो एंजल वन से बेटर आप टाटा स्टील को पे जा सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड से निकल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नया विकल्प जो है वो आपके लिए टाटा स्टील हो सकता है। ध्रुव पाठक जी का सवाल है, इनके पास इनका मार्केट देखकर मन कर रहा है कि ये एफएसएल और बीएससी में प्रॉफिट बुक कर लें। आपका भी मन कर रहा है क्या ऐसा जैन साहब? देखिए एफएसएल में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए, बट उसकी गुंजाइश 40% है, 60% की गुंजाइश है कि ये नीचे में प्रॉफिट बुकिंग के दौर में आए और 328 रुपए तक टेस्ट करे, तो एक बार इस एफएसएल से तो निकल जाना चाहिए। बीएससी में कल परसों बेरिश बार बनी थी, कल उसको रिवर्स कर दिया है और वो ब्रेकआउट रीटेस्ट के आसपास की थी, तो बीएससी में आपको होल्ड करना चाहिए। बीएससी जब तक 4950 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, लेट स्टेज जरूर है, लेकिन जिस आपके वॉल्यूम पैटर्न्स रहे हैं स्पेस में, ये स्टॉक एक बार 6000 के आसपास तक जा सकता है, तो इस स्टॉक में बीएससी में एक बार आपको किस्मत आजमानी चाहिए 4950 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 6000 के लिए। एफएसएल में जरूर आप करंट मार्केट प्राइस से निकल सकते हैं। तो एफएसएल से निकल सकते हैं, लेकिन बीएससी के अंदर आप बने रह सकते हैं। जैन साहब की साफ साफ राय आपके लिए रखी गई है। अब राजस्थान चलते हैं, वहाँ पे हमारे एक और दर्शक मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नवीन बोल रहा हूँ, नवीन कुमार सैनी। नवीन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हो आप? सर राजस्थान में टाउन है बांदीपुर, दौसा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो सवाल क्या है नवीन जी आपका? सर मेरा सवाल द्वारका शुगर पे है कि द्वारका शुगर पे मेरे पास 1556 शेयर है, वो मैंने लिए थे सर 101 रुपए पे। उसके बाद में मैं इसमें मतलब तब से मैं इसको होल्ड ही कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए थे, मगर वो वहां से टूट ही गया शेयर। अब सर मुझे क्या करना है इस शेयर पे? सर आधा हो चुका नवीन जी है, तो आपने कोई मतलब नजरिया क्या, छोटी अवधि का था लंबी अवधि का? सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिए थे। एक्चुअली जब मैंने शेयर खरीदा था तब मैंने जी बिजनेस का चैनल देखा था। उसके बाद में मैं 2 4 5 10 दिन इसको देख नहीं पाया, मैं बिजी हो गया था अपने काम में। और उसके बाद उस बीच में सर टूट गया और तब से नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, आप नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे आते हैं जो द्वारकेश में या इनफैक्ट पूरे ही शुगर में हायर लेवल से फंसे हुए हैं। जैन साहब करना क्या चाहिए? इनकी खरीदारी द्वारकेश में है करीब 101 रुपये के दाम पर। आमतौर पे चीनी की साइकिल चलती है वो कुछ कुछ सालों की, और अभी ये साइकिल के लोअर एंड की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। सो कुछ जानकार तो जो जिनसे पहले भी मेरी बात हुई वो तो कह रहे थे 40 रुपये तक भी आ सकता है। आपको पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रही है? देखिए सर एग्जैक्टली आपने वही लेवल बताया जो मेरे को चार्ट पे दिख रहा है। 40 रुपए ऑन द डाउन साइड मेजर सपोर्ट है, वहां तक ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। इन लगभग सारे शुगर स्टॉक्स में अप्रैल 2022 में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, वहां से पहला टारगेट 50% आता है, दूसरा टारगेट 80% डाउन साइड का आता है। 50% पे तो मेजोरिटी स्टॉक्स को सपोर्ट नहीं मिला है, तो वहां से 80% डाउन साइड तक की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से
40 तो ऑब्वियस लेवल निकल रहा है, बल्कि शायद ये 40 ना प्रोटेक्ट कर पाए, बट वो हम तब डिस्कस करेंगे जब ये 40 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ से 40 दिख रहा है, लगभग सभी स्टॉक्स में, शुगर स्टॉक्स में डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। तो सर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन एक सलाह ये है कि आप अभी थोड़ा दिन और रुक जाइए। अगर ये स्टॉक और थोड़ा नीचे मिलता है, स्टेबल होता है, उस समय पर एक बार आप राय लीजिएगा और तब देखिएगा कि वहाँ से नई पोजीशन ऐड की जा सकती है कि नहीं। अभी कुछ मत ऐड करिए, अभी बस बैठिए और देखिए। अगर आपके पास नज़रिया छोटी अवधि का तो स्टॉप लॉस बताया गया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बातचीत कर लेते कुछ और सवालों पर भी। एनआरबी बियरिंग बाय करने की सिचुएशन में है कि नहीं, ये रंजन जी का सवाल है। आप क्या राय रखते हो जैन साहब? 280-85 पे इसमें प्रमोटर की भी बाइंग हुई थी, करना क्या चाहिए? देखिए, प्रमोटर बाइंग हुई है और रिजल्ट भी सुधरे हैं, सेल्स भी इम्प्रूव की है। पिछले 3 क्वार्टर में देखें तो एवरेज 4-4.5% सेल्स इम्प्रूव हुई है और मार्जिन लगभग लगभग वापस 13% के आसपास आके सेटल हो गए हैं। तो रिजल्ट्स में टर्न अराउंड जरूर दिख रहा है, बट चार्ट पैटर्न में डाउनसाइड खत्म हो गई है, अपसाइड बनने में टाइम लगेगा। 325 रुपए निकालने के बाद क्लियर कट इस काउंटर में अपसाइड बनना स्टार्ट हो जाएगी। तब अगर बाई करते हैं तो आपको फटाफट मोमेंटम में 450 का लेवल मिल जाएगा। अभी बाई करते हैं तो मोस्ट लाइकली एक रेंज में आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, और ये फ्रस्ट्रेशन 3 महीने चलेगी कि 3 साल चलेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो 325 का अलर्ट लगाइए, जब वो ट्रिगर हो जाए तब आप बाई कीजिए, आपको 450 का टारगेट फटाफट मिलेगा। प्रीएम्प्टिव बाई करने की जरूरत नहीं है, 325 के ब्रेकआउट पे ही बाई करना। तो 325 का ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं अदरवाइज, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो आपको रेंज भी बता दी है जैन साहब ने। अब राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं अमृतसर से बातचीत करने के लिए। राहुल जी नमस्कार। हेलो जी राहुल जी सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर मेरे पास एनटीपीसी के शेयर हैं, ओके। 112 के भाव पर 100 शेयर हैं। आपके पास एनटीपीसी के एनटीपीसी ग्रीन के हैं? एनटीपीसी ग्रीन के। ओके, आपने बोला 117 रुपए के दाम पर, राइट? जी हाँ जी। और कितना समय और दे सकते हैं इसको आप? 1 साल तक। 1 साल। और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब और ऐड कर सकता हूँ नहीं बीच में? ओके, तो अंशुल सर ये इनका सवाल है एनटीपीसी ग्रीन पर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 117 रुपए के दाम पर। हालिया लिस्टिंग है तो चार्ट्स आपके पास बहुत सारे नहीं होंगे इसके, और जिस तरह की तेज़ी दिखाई है इसने लिस्टिंग से लेकर अब तक, वैल्यूएशन पार्ट भी थोड़ा सा महंगी साइड पर है, लेकिन ऊपर लेवल से 25 रुपये नीचे भी आ चुका है। करना क्या चाहिए? इनका नज़रिया लंबी अवधि का है। देखिए सर, लिमिटेड डेटा है, लेकिन जितना डेटा है उस हिसाब से इसकी हाई लाइकली है कि अपना आईपीओ लो एक बार 110 रुपये टेस्ट कर सकता है। बट क्या मैं यहाँ पे इनको एग्जिट की सलाह दूंगा? तो वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये डाउनसाइड पेन अगर आप ले लेते हैं तो ये स्टॉक वापस से 110 टेस्ट करने के बाद आईपीओ बेस बनाने की शुरुआत कर देगा, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फिर जब भी ब्रेकआउट देगा काउंटर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही चलेगा। तो थोड़ा सा पेन बचा है, उसको झेल लीजिए। 110 के आसपास चाहे तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। अगर वहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल या एविडेंस, बुलिश एविडेंस मिला तो हम शायद एवरेज करने की भी सलाह दे सकते हैं, फ्रेश बाई की भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो 110 के बाद प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा। फिलहाल 110 आते हुए दिख रहा है। 110 आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो आपको उसके हिसाब से अपनी रणनीति को तय करना होगा और फिर फैसला लेना होगा। अब बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से। एक प्रेस्टीज एस्टेट को लेकर सवाल आ रहा है। ये खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, 3 महीने का इनका नजरिया है। करना क्या चाहिए इसमें जैन साहब? देखिए, थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, बॉक्स के हाई से रिजेक्ट हुआ है तो बॉक्स के लो तक आ सकता है, जो 1520 रुपए के आसपास है। और अगर ये लेवल नहीं होल्ड होता है तो वीकली पे मेजर सपोर्ट 1384 है, वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। बट मोस्ट लाइकली 1500-1520 की रेंज होल्ड होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस करंट डाउन मूव में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, और जो प्रीवियसली अप मूव था उसमें अच्छा वॉल्यूम था। तो लो वॉल्यूम पे गिर रहा है, मोस्ट लाइकली रिटेलर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। 1500 के आसपास रिजेक्शन मानेगा तो 1950 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो 1500 के आसपास फ्रेश बाइंग की जा सकती है। एक बार सवाल पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एविडेंस की वहां जरूरत रहेगी। अगर वो बनता है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी 1950 के टारगेट के साथ। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मधेपुर बिहार चलते हैं, वहां पर एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार। चलिए शायद संपर्क टूट गया। केफिन टेक पर शंकर जी का सवाल था। करीब करीब 25 शेयर हैं और 1476 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। जैन साहब करना क्या चाहिए? के फिनटेक में सर लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी,
30 दिसंबर के आसपास की आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड है काउंटर, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उस समय चल रहा था 1550, या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें 1423 का। तो 1423 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। अब जिनके पास है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो 1423 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंडेटरीली ले लीजिए, क्योंकि वो लेवल टूटने के बाद काउंटर में पहले 1150 तक की डाउन मूव आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग में। तो 1423 लास्ट लाइन इन द सैंड है, इसके नीचे क्लोज करते से स्टॉक खराब हो जाएगा। आपकी जगह मैं होता, मैं यहाँ पे निकल चुका होता, क्योंकि जिस आपका वॉल्यूम पैटर्न है, हाई लाइकली है कि 1423 तोड़ देगा। ओके, एक सवाल दीपक तिवारी जी का है। इनके पास टाटा एलेक्सी के 8400 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। अब ये नजरिया रख रहे हैं मध्यम से लंबी अवधि का। इंटरेस्टिंग है कि खरीदारी इनकी बहुत ऊपर के जोन में है। करना क्या चाहिए इन्हें जैन साहब? देखिए, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के आसपास खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन टाटा एलेक्सी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मंथली चार्ट पे एक बड़ी रेंज बनी हुई है, आपने प्रोबेबली रेंज के हाई के पास खरीद लिया है। 9100 अपर एंड ऑफ द रेंज है, लोअर एंड ऑफ द रेंज 5610 रुपए। ये प्रोबेबली लोअर एंड ऑफ द रेंज एक बार टेस्ट करेगा, किसी भी पैनिक में 5600 रुपए के आसपास मिलता है तो आपको एवरेज करके छोड़ देना चाहिए स्टॉक। धीरे धीरे करके 9110 रुपए तक जाएगा, जो अपर एंड ऑफ द रेंज है, और उसके बाद ब्रेकआउट लेगा तो 12 साढ़े 12 हजार तक जा सकता है। सिमिलर चार्ट आपको याद होगा एलएनटी का था, जब बॉक्स के लो के आसपास हम रिकमेंड कर रहे थे कि यहाँ पे बाई करके चलिए, बॉक्स हाई दिखाएगा और ब्रेकआउट देगा। एलएनटी बॉक्स लो से बॉक्स हाई पे आ गया है। वो चीज जो लोग मिस कर चुके हैं उनके लिए सेकंड बड़े स्टॉक में बॉक्स का पैटर्न बन रहा है टाटा एलेक्सी में। 5600 रुपए के आसपास बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। जिनके पास ऊपरी लेवल के हैं वो एवरेज भी कर सकते हैं। एक सवाल राम शंकर वर्मा साहब का है। आपके प्रशंसक भी हैं, जैन साहब भी हैं। इन्होंने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के 230 शेयर खरीद रखे हैं 125 रुपए के दाम पर, और साथ साथ बजाज हाउसिंग भी इनके पास है। करना क्या चाहिए इन दोनों में? तो देखिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इस स्टॉक में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। फिलहाल के लिए तो कोई ऐसा अपमूव नहीं है कि फ्रेश बाइंग या एवरेज की सलाह दी जा सके। मेजर सपोर्ट्स के आसपास जरूर है। अगर ये काउंटर 118 119 नहीं तोड़ता है तो फिर एक प्रोबेबिलिटी रहेगी बाउंस बैक की 140 से 150 के बीच में। उस जोन में आके दोबारा सवाल पूछिएगा। अगर वो जोन नहीं निकली तो एग्जिट की सलाह रहेगी। निकलती है तो फिर ट्रेंड रिवर्स होगा, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम ही लग रही है। तो फिलहाल के लिए ओवरसोल्ड है। डेड कैट बाउंस आ सकता है 140 150 की जोन में, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके, एक सॉलिड सॉल्यूशंस के हैंडल से सवाल आया है। इन्होंने सरला पॉली के शेयर ले रखे हैं 115 रुपए के दाम पे। पिछली बार भी इस पे बात हुई थी जैन साहब अपनी। स्पेशलिटी टेक्सटाइल स्पेस की एक कंपनी है। करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, सरला पॉली में 120 का ब्रेकआउट फेल हुआ है और लगभग डाउन जहां तक आना था 100 रुपए वहां आ चुका है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हम सरला पॉली देख रहे थे और चल गया वर्धमान पॉली। हाँ, डिफरेंस हो गया, मतलब पॉली में हमने पॉली सेलेक्ट सही किया था, स्टॉक वर्धमान की जगह सरला कर लिया था। तो वर्धमान पॉली चला है, इसमें अभी भी अपसाइड दिख रही है 20-30%। सरला पॉली पीछे पीछे फॉलो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि रिजल्ट दोनों के बहुत बेहतरीन आए थे। ब्रेकआउट फेल हुआ है, वीक लॉन्ग एलिमिनेट हो रहा है। स्लो एंड स्टडी 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन बना के चलेगा तो अपना 130 का जो स्विंग हाई है क्रॉस करके 170 175 तक जाएगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा नजरिया लंबा कर लीजिए। जैसे ही या तो बजट में कुछ अनाउंसमेंट आएगा या बजट के बाद कोई टेक्सटाइल पॉलिसी में अनाउंसमेंट आना जैसे स्टार्ट होगा, इन सारे स्टॉक्स में बड़ी तेजी डेवलप होगी, क्योंकि पीछे जो बेस बने हैं सारे स्टॉक्स में उनमें इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मल्टीपल बार्स हैं जो 500-600% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम है। ये रिटेल नहीं बनाता है, ये इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन है। वो फुल मूव आने के पहले 2-3 बार शेक करते हैं, ब्रेकआउट्स बना के रिटेल को शेक करते हैं, तो ये उसी प्रोसेस में फंसा हुआ है। 6 महीने से 1 साल का समय लीजिए, इन सारे स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनेगा। तो आपको राय दी गई है वर्धमान पॉली और सरला पॉली के हिसाब से आप वहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। मिताली बर्मन जी हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और आपकी प्रशंसक भी हैं। इनके पास मान इंफ्रा के शेयर हैं, करीब 150 शेयर 247 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। करना क्या चाहिए? और दूसरा, ग्रीव्स कॉटन में नई खरीदारी की इच्छा रख रही हैं, करना चाहिए क्या? देखिए, मैन इंफ्रा 224 डेज के कप कैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट से बहुत अच्छा मूव नहीं दिया है। पुल बैक में भी वॉल्यूम नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ना ब्रेकआउट में इंटरेस्ट किसी का दिख रहा था, ना पुल बैक में इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मैं इस काउंटर को फिलहाल, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 225 रुपए का,
नहीं है तो थोड़ा सा वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप होने दीजिए और 255 निकलने दीजिए, तब बाई कीजिएगा फ्रेश बाई के लिए आज से। तब स्टॉक में 340 350 तक की रैली मिल सकती है। अच्छा ब्रेकआउट आया था लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू मूव मिसिंग है, तो मैं वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप होने का वेट कर रहा हूँ, तब मैं फ्रेश बाई रिकमेंड करूंगा। फिलहाल के लिए जिनके पास भी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 225 रुपए का बनता है। 225 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को अदरवाइज बने रह सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है। अब लुधियाना चलते हैं, वहाँ पे जसप्रीत जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जसप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जसप्रीत जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास MRF के 20 शेयर हैं। MRF के 20 शेयर? 4300, हाँ जी 4323 का। ये खरीदारी कब की है आपने? ये सर मेरे फादर साहब का पोर्टफोलियो है, उसने की है शायद 2011, 12, 13 में। हाँ, क्योंकि ये मुझे याद है, ये 2000 जो दाम आप बता रहे हो 2004 से लेके 2008 के बीच में कहीं ये दाम होता था, और आज आप ये दाम ठीक बता। है। तो एक बात बताओ जसप्रीत जी, आपने इतना पेशेंस दिखाया, इतने साल तक इसको बढ़ता हुआ देखा, कभी मन नहीं किया बेचने का? सर दरअसल बात ये थी ना, जब फादर साहब का पोर्टफोलियो था, हमारी शॉप है टायर की, ओके, तो तभी उन्होंने लिए थे। ठीक है। तो उनकी 8 महीने पहले ना डेथ हो गई है फादर साहब की। तो आप यही पूछना था सर, इसमें से पैसे निकालने हैं। एक और भी है शेयर सर मेरे पास, आइसर मोटर के हैं, 1008 शेयर हैं 112 पे। अच्छा, ये भी आपने उसी समय पर खरीदा हुआ, 2004 की रेंज का ही? ये हाँ जी तो सर। स्प्लिट के हाँ जी सर। पहले का, बोनस से पहले ही खरीदारी है। हाँ जी सर, ये भी तभी की है सर, ये भी 2011 शायद 2012 की। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जसप्रीत जी, आपको पैसे की जरूरत है क्या? हाँ जी सर, 10 लाख की जरूरत है, यही निकालने हैं ना, वही पूछ रहे हैं कि किनसे निकालें, आइसर Okay. मोटर से या MRF से या रिलायंस के भी हैं 1800 शेयर, वो है 223 के बाद के। नहीं, पहली चीज तो आपके फादर साहब ने जिन शेयरों को जिन समय पर खरीदा, कमेंडेबल है पहली चीज, बहुत ही शानदार, तारीफ, मतलब काबिले तारीफ है। और दूसरी चीज, आपने इतने साल तक उसको देखा और अपना पेशेंस बनाए रखना, आपके लिए भी ये बात काबिले तारीफ है कि आपने इतना पेशेंस रखा। अब पैसे की जरूरत आई है तो बात अलग है, फिर तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज ये सारे के सारे क्वालिटी है, और ये सारी की सारी जिस भाव से आप लेके बैठे हैं वो ऑलमोस्ट फ्री है। सो बेचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप औचित्य नहीं है कोई बेचने का। बाकी जैन साहब क्या राय रखते हो, MRF उस दाम पर जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना भी होगा, नए निवेशकों ने, 4000 रुपए के दाम पर, आइशर 100 रुपए के दाम पर, और रिलायंस भी पुराने दाम पर, और ये सब के सब बहुत अच्छे मल्टीबैगर रहे हैं और इनको अच्छा गेन भी आ रहा है। अब पैसे की जरूरत है, क्या बेचना सही रहेगा इनके लिए? देखिए, अगर पैसे की जरूरत है तो आपको MRF बेच देना चाहिए। वहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, मतलब ये गहरा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन। तो MRF तो आप तुरंत निकल जाइए, और अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा निकाल लीजिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो जो MRF आप बेच रहे हैं वो पैसा आइशर मोटर और रिलायंस में बराबर बराबर से डाल दीजिए। ये दो स्टॉक्स आपके बच्चे मल्टीबैगर बना के बेच लेंगे। तो आपके लिए राय यही कि आप थोड़ा सा, जितने पैसे की ज़रूरत हो, वैसे तो जसप्रीत जी आप उतना ही शेयर बेचिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास, आपने बेसिकली डायमंड रखे हुए हैं अपने पास और बहुत समय से रखे हुए हैं। सो आप होल्ड करिए, लेकिन जितने पैसे की ज़रूरत है तो निकालना ही है, फिर तो उसी काम के लिए पैसा है। सो आप निकालिए और उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा, बाकी शेयरों में आप बने रहिएगा। अब लखनऊ चलते हैं, और फिर से एक बार जसप्रीत जी, आपको और आपकी फैमिली को हाईएस्ट रिगार्ड्स, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है। अब लखनऊ चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ रजाक साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रजाक साहब नमस्कार। रजाक साहब सुन पा रहे हैं आप? अब्दुल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद संपर्क टूट गया उनका, लेकिन सवाल उनका स्क्रीन पर आएगा, जहां पर बजाज हाउसिंग के 225 शेयर हैं और 132 रुपए के भाव पर खरीदारी है। जैन साहब लिस्टिंग, बढ़िया लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद इन्होंने शायद खरीदारी की है, वहां से शेयर नीचे आ गया है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगेन वही चीज हमने डिस्कस की थी कि अगर ये 124 रुपए तोड़ता है तो फिर थोड़ा सा और डाउनसाइड इसमें बनेगी, नहीं तो ये IPO बेस बनाने निकल जाएगा। फाइनली 124 होता है, थोड़ा सा और आपको डाउनसाइड मिल सकता है, बट ये डीप डिस्काउंटेड प्राइस है। जैसे एडा में हम टाइमिंग नहीं कर पाए कि जब पलटेगा तब लेंगे, और बाकी स्टॉक्स भी ऐसे ही निकल गए। रिलायंस में भी लोग टाइम करते रह गए, देखिए रिलायंस 3 दिन में वापस से बढ़ गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लेके 2-3 साल के लिए छोड़नी होती है, वहां पे 10-20 रुपए का भाव नहीं देखना चाहिए। अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो होल्ड कीजिए, बल्कि अगर किसी भी पैनिक में, मार्केट के पैनिक में ये
110 रुपए के आसपास मिल जाता है तो और एवरेज करके छोड़ देना चाहिए। बहुत कम कंपनी 25-30% के एनुअली से ग्रो करती है, ये वन ऑफ देम है। तो अगेन ये डायमंड इन द मेकिंग है, जितना आप रख सकेंगे उतना ये आपको लंबा पैसा देगा। केवल इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वॉच कीजिए, 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट में अगर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कम होती है तब फिर एग्जिट का प्लान रहेगा, नहीं तो तब तक आराम से स्टॉक को ऑन डिप्स बाई करके रखिए। 3 साल कम से कम समय दीजिए, हाई प्रोबेबिलिटी है कि डबल से ज्यादा तो पैसा कर ही देगा। तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जितना समय देंगे उतना ज़्यादा इसमें से आप पैसा बना पाएंगे, तो थोड़ा समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। पुनीता मिश्रा जी का सवाल है, ये आपकी फ़ैन भी हैं, प्रशंसक भी हैं और वाराणसी से भी हैं। इनके पास जोमेटो के 200 शेयर हैं और 260 रुपये के दाम पर खरीदारी है। ये और एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं, अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो क्या करना चाहिए? और देखिए जोमेटो में अगेन ब्रेकआउट फेलियर हुआ था अराउंड 296, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसका पहला लिक्विडेशन का टारगेट कंप्लीट हुआ है, दूसरा टारगेट बनता है 239 के अराउंड। तो ये स्टॉक पहले तो 239 आ रहा है और जिस हिसाब से आ रहा है मोस्ट लाइकली 239 फिलहाल के लिए तो होल्ड नहीं होगा, थोड़ा सा डीपर करेक्शन में जाएगा समवेयर अराउंड 204 रुपीज तक। तो 239 टूटता है तो 204 रुपए आते हुए दिख रहा है, वहां पे जरूर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट अगर चलता तो फिर ये स्टॉक आराम से 400 दिखाता। फिलहाल लॉन्ग लिक्विडेशन में वीक लॉन्ग एलिमिनेट कर रहा है, तो इसका फायदा उठाते हुए लोअर लेवल्स पे बाई करना चाहिए 204 205 की रेंज में। धीरे धीरे करके स्टॉक वापस से 400 की तरफ बढ़ेगा। तो बड़े बुलिश अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म करेक्शन आ रहा है, इसका बाय ऑन डिप्स का फायदा उठा। तो बाय ऑन डिप्स का फ़ायदा उठाइए, ये आपको एक राय दी जा रही है खास तौर से जोमेटो के संदर्भ में। पारादीप फॉस्फेट के 400 शेयर हैं 75 रुपए के दाम पर, 4 से 6 महीने का नजरिया है। अंकित शर्मा का ये सवाल है, करना क्या चाहिए इसमें जैन साहब? तो देखिए पारादीप के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे और हमने 2 बार इसमें बाई इनिशिएट किया था, पहली बार 95 पे अपने क्लाइंट्स के लिए और दूसरी बार मनी 9 पे 112 रुपए में डिस्कस किया था। दोनों के टारगेट 130 करीब के थे, अचीव हो चुके हैं। पिछले 3 कैंडल आज की मिला लें तो सेलिंग ज्यादा दिख रही है, बाइंग कम दिख रही है। तो अगर ये स्टॉक 117 रुपए 115 की रेंज तोड़ता है तो बेस में करेक्शन गहरा जाएगा। तो जिनके पास है उनको 115 रुपए का ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको 117 रुपए के आसपास बाइंग ट्राई करना चाहिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। अगर ये 115 117 की रेंज होल्ड कर गया तो 145 और 175 ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। अंशुल सर, आपका व्यू चाहिए शाज साहब को। इनके पास नवकार कॉप के शेयर हैं करीब 162 रुपए की एवरेज पे, 272 क्वांटिटी है। आमतौर पे ऐसा देखा है कि जब भी आप आते हो नवकार कॉप पे सवाल जरूर आता है, क्या करना चाहिए सर इस पे? नवकार कॉर्प में एक ब्रेकआउट आया था सर ऑन 30 दिसंबर, जो नेक्स्ट 3 दिन में फेल हो गया था। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 152 टेस्ट हो चुका है, अगला टारगेट बनता है 139। तो यहाँ पे 139 तक स्टॉक आते हुए दिख रहा है, वहां से अगर सपोर्ट लेता है स्टॉक तो वापस से बेस बना के ऊपर चलेगा। तो फिलहाल 139 आते हुए दिख रहा है। ओके, सुनील बिश साहब मुंबई से हैं और इनका सवाल है कि ये जियो फाइनेंस के 100 शेयर इनके पास हैं 330 रुपए के रेट में, और ऐड करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ ऐड करें, वेट करें, क्या करें? और देखिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 297 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है। अगर कोई एविडेंस बनता है रिजेक्शन कैंडल टाइप वीकली पे तो बाइंग की सलाह रहेगी। अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो और 10-15 रुपए नीचे में आपको मिल जाएगा। बट ये जो रेंज है ये बहुत डिस्काउंटेड रेंज है, जहाँ पे जियो फाइनेंस आपको लेके छोड़ना चाहिए। 1.5-2 साल में ये स्टॉक बहुत आराम से आपको कहीं भी 550-600 के लेवल दिखा देगा। तो अगर 10-15 रुपए आपको परेशान नहीं करता है तो आप यहीं पे ले सकते हैं, या एक थोड़ा सा किस्मत आजमानी चाहिए, 15 रुपए नीचे मिल सकता है तो वहां पे लेके एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। एक सवाल सबिहा जी का है, ये हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। इनके पास एजिस लॉजिस्टिक्स और कल्याण ज्वेलर्स में एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स कल का स्टार परफॉर्मर, कल्याण लगातार 2 दिन से टूट रहा है, करना क्या चाहिए दोनों में? और देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी में तो मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव आती हुई दिखेगी। पीसी ज्वेलर से ट्रेंड चालू हुआ था, कल्याण में भी 786 पे मैंने बार बार यहाँ पे इंडिकेट किया था कि ब्रेकआउट फेल होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि 7th स्टेज पे ब्रेकआउट आ रहा है, जो 100 में से 80 ब्रेकआउट फेल ही होते हैं। वहां से पहला लिक्विडेशन का टारगेट 632 है, जो प्रोबेबली 2-4 दिन में आ जाएगा, और 632 निकलने के बाद 514 रुपए तक ये काउंटर डाउन साइड में आ सकता है। एजिस लॉजिस्टिक में 2 दिन की वर्टिकल अप मूव थी, आज सेलिंग है और सेलिंग हेवी वॉल्यूम पे है। कल और परसों जितना वॉल्यूम हुआ था उसका ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम तो अभी कर चुका है।
और अभी 2 घंटे की ट्रेडिंग बाकी है, तो मोस्ट लाइकली वॉल्यूम सरपास कर जाएगा बाइंग वॉल्यूम को। और कैंडल रेड सेलिंग कैंडल है, तो यहाँ से इमीडिएट एग्जिट नहीं करना चाहिए। एक बार थोड़ी सी अपना लक आजमाइए, 940 का ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि अगर ये सेलिंग एब्जॉर्ब कर लिया और 940 नहीं तोड़ा तो नेक्स्ट लेग बाइंग में 1200 रुपये निकल जाएगा। तो 940 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 940 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बने रहने की राय आपको दी जा रही है, खास तौर से स्टॉक के अंदर आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर बने रहेंगे। श्रेयस अग्रवाल साहब आपके बिग फैन हैं और इनका एक सवाल है कि ये प्रवेग पे गाइड करिए इन्हें। करीब 51 शेयर हैं 1160 रुपये पे। प्रवेग ये कंपनी टेंट बेसिकली लगाती है और इस समय शायद जो महाकुंभ की तैयारी हो रही है उसमें भी इस कंपनी का रोल होना चाहिए। हालांकि इनकी खरीदारी 1160 की है, ये उस समय की जब ये अयोध्या से रिलेटेड काफ़ी चर्चा में था, आया था और नया हाई बनाया था। अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर, स्टॉक में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था ऑलमोस्ट 1300 रुपए के आसपास। ये वर्टिकली चला था स्टॉक 40 हफ्ते में 2100%, और बाइंग क्लाइमैक्स के बाद सीधा सीधा 50% और 80% का टारगेट आता है। 50% अचीव कर चुका है, धीरे धीरे करके 80% डाउन साइड दिखा सकता है, तो 440 रुपए तक का तो टारगेट दिख रहा है। अ, फिलहाल यहाँ पे निकलना कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा। एक बार बाउंस बैक में आपको 850 रुपए तक के लेवल मिल सकते हैं, वहां पे या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर मौका मिले तो, ना मिले तो वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेग में ये 439 का लेवल आता हुआ इसमें दिख रहा है। तो अभी तो आप फिलहाल बने रहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कभी कोई स्टॉक वर्टिकली राइज करता है और बहुत कम समय में राइज करता है तो हो सकता है वो लंबे हाइबरनेशन में भी चला जाए। तो ये सिचुएशन वहाँ पर अब दिखाई पड़ रही है आपको। अब हमारे साथ संदीप मौजूद हैं जोधपुर से बातचीत करने के लिए। संदीप जी नमस्कार। सर कुलदीप बात कर रहा हूँ सर, नमस्कार। कुलदीप जी, माफ़ कीजिएगा कुलदीप जी, नमस्कार। क्या सवाल है आपका? सर एनटीपीसी के 100 शेयर है सर 385 के भाव पर। और कुलदीप जी समय कितना दे सकते हो आप? समय तो सर दे सकते हैं, मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना। ओके, क्या करना चाहिए जैन साहब? इनके पास एनटीपीसी के 100 शेयर हैं, 385 रुपये के भाव पे खरीदारी है। अभी थोड़ी पहले एनटीपीसी ग्रीन पे बात हो रही थी, ये एनटीपीसी है और ये नज़रिया भी इनका 3 से 4 महीने तक दे सकते हैं। करना क्या चाहिए ना? देखिए, अगर आप रेगुलरली मनी 9 वॉच कर रहे हैं तो आपको याद होगा जब ब्रेकआउट फेल हुआ था 418 रुपए में, तब हमने 3 टारगेट दिए थे एनटीपीसी के। पहला 383, दूसरा 357 और तीसरा 309। पहले 2 टारगेट कंप्लीट हो गए हैं, दोनों टारगेट्स पे कहीं भी सपोर्ट नहीं मिला है। अब थर्ड टारगेट 309 की तरफ ये बढ़ रहा है। प्रोबेबली 2-4-5 दिन में ये 309 का लेवल दिखा देगा। अगर ये होल्ड नहीं हुआ 309, तो फिर करेक्शन और गहरा आएगा। नए लेवल्स हम 309 टूटने के बाद डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए 309 जो फाइनल टारगेट है ब्रेकआउट फेलियर का, वो आते हुए दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है जैन साहब रवि कुमार जी का। इनके पास बैंक निफ्टी की जनवरी की 53,000 की पुट 2100 पर इन्होंने सेल किया था। अभी इन्हें 60,000 रुपये के आसपास का घाटा है। करना क्या चाहिए इन्हें? ये इसमें बने रहें या निकल जाएं? मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये पुट को भी ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। सो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सर, पहली चीज तो सेबी का डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि 100 में से 97 लोग लॉस करते हैं। आप अगेंस्ट द बेस्ट माइंड्स compete कर रहे हैं, बिना किसी एज के साथ अगर आप उतरेंगे इस महाभारत में, तो सबसे पहले आप ही, मतलब आपका ही नुकसान होगा। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि हम वीकली मंथली दोनों चार्ट के मेजर सपोर्ट पे हैं, तो एक बाउंस बैक 50,400 तक आता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर जाएगा नहीं, ये वहां जाने पे डिसाइड होगा, बट मेरे को लगता नहीं है कि 53,000 आपको जनवरी की एक्सपायरी में आते हुए दिख रहा है। आना भी होगा तो एटलीस्ट फरवरी एंड या मार्च की एक्सपायरी में आएगा। जनवरी की एक्सपायरी में तो आते हुए नहीं दिख रहा है। तो आपको राय दी गई है आप, लेकिन कभी भी सर अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन का पहला नियम ही यही होता है कि आपको मोमेंटम को चेज करना है। अगर मोमेंटम ही नहीं मिल पा रहा है और आप मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सो वैसे आपके लिए लॉजिकल नहीं है एटलीस्ट ऑप्शंस में ट्रेड करना, तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 50 शेयर ले रखे हैं अदानी पावर के दीपक गुप्ता साहब ने करीब 506 रुपये के दाम पर। करना क्या चाहिए जैन साहब इन्हें? सर, अदानी पावर से पहले 1 मिनट में बैंक निफ्टी पे वापस बता दूं। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है और पैसा बनाने का सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यही देता है। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में खुद ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ, जहाँ लिवरेज होती है और जहाँ गला कटने का डर होता है।
कितनी बार मैंने मनी 9 पे रिकमेंड किया है कि आप लोगों को अगर करना है तो आप ईटीएफ्स के द्वारा इंडेक्स में ट्रेड कीजिए। जब भी मैं बैंक 20 बाई करता हूँ मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देता हूँ। आज सुबह मैंने बैंक 20 बाई की है 509 रुपए में प्रिसाइसली। आपको रेट भी एक सेकंड में बता देता हूँ क्योंकि डिस्क्लेमर सेबी के लिए देना पड़ता है। एग्जैक्ट मैं आपको रेट बता देता हूँ। आज मैंने कितने बाई किए, 508 रुपये 90 पैसे में मैंने बाई की है वापस से। तो आपको बैंक निफ्टी में अगर पैसा कमाना ही है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन की जगह आप बैंक 20 ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। कम से कम अगर गिर गया तो आपके पास डिलीवरी है, आप नीचे में एवरेज करते जाएंगे। ऑप्शंस क्या होता है, मंथ एंड पे या वीक एंड पे जीरो हो जाता है, आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो अगर ट्रेड करना है, और करना भी चाहिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि सबसे ज्यादा वोलेटाइल वही है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका वही देता है। बट अपनी सेफ्टी भी देखिए। मैं अपने कैपिटल को सबसे पहले सेव करता हूँ, इसलिए मैं उसका ईटीएफ खरीदता हूँ कि अगर 1000 पॉइंट भी वहां से गिर गई तो 10 रुपए मेरा ईटीएफ गिरेगा, मैं वहां पे और खरीद के एवरेज कर लूंगा। तो अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो बैंक 20 के द्वारा ट्रेड कीजिए। मैं हमेशा उसी के द्वारा ट्रेड करता हूँ। अब आते हैं अदानी पावर। जी, अदानी पावर ऑन द पुल बैक से फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना रहा है। वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है। 525 निकला तो पहला मोमेंटम 590 591 तक बनेगा। 590 591 ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब ये निकाल के इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो सीधा सीधा 900 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। ये फिलहाल जो पूरा जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये 900 रुपए की प्रिपरेशन चल रही है। तो इस प्रिपरेशन में जो जितना ज्यादा लेके बैठता जाएगा अप मूव में, उनको उतना पैसा बन जाएगा। तो यहाँ से जिनके पास नहीं है, वो भी जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने मिनट बाय मिनट चार्ट है अदानी पावर का। करीब करीब 504 505 के जोन में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार जरा टीसीएस का मिनट चार्ट लेकर आइए, क्योंकि टीसीएस के अंदर एकाएक स्पाइक आया है। इसके नंबर्स अवेटिंग है और नंबर से ठीक पहले टीसीएस के अंदर एकाएक तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर टीसीएस कामकाज कर रहा है। 4074 ये अभी का मौजूदा स्तर है और इस एकाएक स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में क्या करना चाहिए? देखिए सर, टीसीएस में ये जो स्पाइक आई है, या एक्सपेक्टेड भी थी कि ये स्पाइक आएगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे ये ईयरली वीवैप पे है और जी, टाटा कंसल्टेंसी की बात करो, टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस ईयरली वीवैप पे है और वीकली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज पे है। तो ये स्पाइक आना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड थी और सिमिलर लेवल पे बैंक निफ्टी भी खड़ी है। इसलिए मैं 1000 पॉइंट के बाउंस बैक की बात कर रहा हूँ। जो टाटा कंसल्टेंसी में स्पाइक आना चालू हुई है, रिलायंस में आई है, तो ये स्पिल ओवर होके बैंक्स में भी आएगी और बैंकों में भी तेजी आएगी। तो टीसीएस में से मान के चलिए 4150 4180 तक की ये पूरी स्पाइक जो है वहां तक जा सकती है। तो ऑन एंड ऑल 4180 से 4200 तक के टारगेट पकड़िए कि ये ऊपर में आपको मिल सकते हैं। और रिजल्ट सामने खड़ा है, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये शायद इस रेजिस्टेंस जोन को गैप से भी निकाल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी बुलिश लग रही है स्टॉक की। ओके, एक स्पाइक डे हाई पे टीसीएस कामकाज कर रहा है और मार्केट को भी कुछ हद तक सपोर्ट यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गणेश जी का एक सवाल आया है, इनके पास कैंटाबिल के शेयर हैं, आपके प्रशंसक भी हैं ये। जैन साहब, करना क्या चाहिए इन्हें? इन्होंने भाव नहीं लिखा खरीदारी का। देखिए, कैंटाबिल हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था, तो लगभग सभी लॉन्ग हो सकते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और यहाँ पे एक बड़े स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। हमने प्रीएम्प्टिव बाई नीचे में 280 रुपए से दे रखा है। आप कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग करा चुके हैं, क्योंकि ब्रेकआउट बार के पास कल थोड़ी सी सेलिंग आई है। तो यहाँ से 3-4 हफ्ता यहाँ पे कंसोलिडेशन में काट सकता है। उसके बाद जब 315 रुपए निकालेगा तो सीधा सीधा 450 का टारगेट ओपन होगा। क्या अब बाई करना चाहिए? तो अब जवाब है ना। 280 के पास टाइटनेस थी जिससे हमने ब्रेकआउट प्ले कर लिया है। अब जब टाइटनेस बनेगी तब ब्रेकआउट प्ले करेंगे, या फिर 315 के ऊपर सस्टेन करने पे बाई करेंगे। तो प्रीएम्प्टिव नहीं बाई करना है। 315 के ऊपर जब सस्टेन्ड ब्रेकआउट आ जाए तब बाई कीजिए, 450 रुपए मिलेगा। तो 450 रुपए तक की चाल आएगी, अभी नहीं। सस्टेन्ड बाइंग आपको मिल जाए एक लेवल के ऊपर, तब आप बाय करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा हमारे साथ अब हितेंद्र जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मुंबई से। हितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? 1000 नाइका के शेयर है, ओके 220 पे। ओके, 8500 ट्राइडेंट के शेयर है, 40 के भाव से। नहीं, 8500 किसके शेयर बोले आपने? क्या सर? दूसरा नाम क्या बोला आपने शेयर का? ट्राइडेंट लिमिटेड। ओके, ट्राइडेंट के। ओके, और नजरिया क्या दोनों में? सर मिनिमम 1 से 2 साल। 1 से 2 साल।
करना क्या और चाहिए इन्हें जैन साहब? जीएनएफसी 1000 शेयर है 770 के भाव पे। जीएनएफसी जीएनएफसी। ओके, हाँ, तो सुमित जी। सर मैं 2 ही शेयर आपके लेता हूँ हितेंद्र जी। पहला नाम है ट्राइडेंट, दूसरा नाम है नायका। इन दोनों पे जरा बातचीत कर ली जाए। तो ट्राइडेंट के ऊपर क्या राय रखते हो आप जैन साहब? करीब करीब बड़ी क्वांटिटी में 8 साढ़े 8 हज़ार शेयर लेके बैठे हैं ये, और दूसरी तरफ इनके पास नायका है, वो भी 220 रुपये की रेंज में है। वैल्यूएशन वाट तो दोनों में ही वैसे महंगा है, लेकिन करना क्या चाहिए ना? देखिए सर, ट्राइडेंट में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था जनवरी 2022 में 68 रुपए। 50% डाउनसाइड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वहां से बेस बना रहा है। इन पूरा सेक्टर सुधरता हुआ दिख रहा है, तो इवेंचुअली ये भी सुधरेगा, बट इसमें बाकी काउंटर्स ज्यादा अच्छे हैं, तो ये केवल पुल बैक मूव दे सकता है 45-48 की जोन तक। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। दूसरा, नाइका में जिस हिसाब से रिजल्ट खराब आए थे और ब्रेकआउट फेल किया था 224 पे, नीचे पहला टारगेट 149 का बनता है, तो धीरे धीरे करके स्टॉक 149 तक आ सकता है। फिलहाल डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक दे रहा है, जो खत्म होगा तो वापस से 149 की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। तो फिलहाल ट्राइडेंट होल्ड कर सकते हैं। नाइका ऑन दी रैलीज कहीं भी 180 तक मिल जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल प्रकाश चौधरी साहब का है। इनके पास आईआरसीटीसी के 60 शेयर हैं, 610 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। करना क्या चाहिए सर इसमें, क्योंकि साल के नए लोज हिट कर रहा है, अभी क्या करें? देखिए 760 पे ये अपना वीकली चार्ट पे बड़ा कप कैंडल रिटेस्ट कर लेगा, और इसके साथ समस्या ये है कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। सारे रेलवे पिट रहे हैं, तो ये भी रेलवे के नाम पे पिट रहा है, जबकि मैं इसको रेलवे स्टॉक नहीं सर्विसेज स्टॉक मानता हूँ, क्योंकि ये रेलवे को सर्विसेज देता है अपना, तो इसको सर्विस स्टॉक मानना चाहिए। मेजर सपोर्ट्स के आसपास है, जो भी यहाँ से लेके 1.5-2 साल स्टॉक को समय देता है, बहुत हाई लाइकली है कि 1500 रुपए तक के टारगेट उनको मिल जाएंगे। तो ट्रेडर्स के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए 750 बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहां पे बाई और एक्यूमुलेट करके छोड़ देना चाहिए 1 से 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से। एक सवाल अंबर जी का है। इनके पास आपके प्रशंसक भी हैं, टाटा पावर और इंडस टावर, इन दोनों में फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए टाटा पावर तो 369 के आसपास आपको फ्रेश एंट्री कर लेनी चाहिए, ऑलमोस्ट वहां तक आ गया है। 1-1.5 साल के लिए छोड़ देंगे तो ये आपको अच्छा पैसा दे देगा। इंडस टावर में रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन स्टॉक ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है, यानी स्टॉक अब यहाँ से नीचे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो एक बार के लिए 314 रुपए और उसके बाद 275 तक नीचे आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कहीं भी रैली में 350 मिल जाए आपको, इस 1-2 हफ्ते की रैली में 350 तक मिल जाए, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा।